हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में, आपकी अपनी क्लास में। कल हमने टॉपिक कर लिया था अपना कंप्लीट, कहाँ तक, जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोशिश करेंगे आज ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको हम क्या कर लें, कवर कर लें। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली planning, organizing, staffing, directing, and controlling the available resources in order to achieve the organizational goals। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि इफेक्टिवली वे में, इफेक्टिवली वे का मतलब क्या होता है, टाइमली टास्क को कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मीनिंग क्या होता है कि करेक्ट वे में टास्क को कंप्लीट करना। वो आप काम करते हो, किसके थ्रू करते हो? प्लानिंग करते हो सबसे पहले, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग करते हो, एंड ऐसे ही कंट्रोलिंग करते हो। तो अब इन फंक्शंस को हम वन बाय वन करके समझेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें, हमें कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, है ना। अगर हमने घर में करना है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद हमने देखा कि हाँ भाई, प्लानिंग तो होगी कि हमारा इतना बजट है। सबसे पहले हम बजट देखेंगे, हाँ भाई इतना बजट है हमारा, 1 लाख रुपए में हमने क्या करना है, फंक्शन को अरेंज करना है। फिर उसके लिए आप क्या करोगे, सामान को देखोगे, एक मतलब ऑर्गेनाइज करना इस शुरू कर दोगे। आपने पहले लिस्ट बना ली, प्लानिंग में भी हमें इस सामान की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस सामान को ऑर्गेनाइज कर दोगे। ऑर्गेनाइज मतलब लेकर के आ जाओगे उस सामान को। अब आप ये देखोगे स्टाफिंग के अंदर उस सामान को जब आप लेकर के आ गए, अब आप ये देखने का काम करेंगे कि किस पर्सन को कौन सा काम सौंपा जाए कि वो अच्छे ढंग से उसको कर सके। फिर उसके बाद आ जाता है उन लोगों को डायरेक्शन भी दोगे। जैसे अगर बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना घर में, भी इस काम को ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, वो हलवाई बुक कर लेना, ये काम कर लेना, डीजे वहां से कर लेना, टेंट उसका कर लेना, तो ऐसे। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग में आप ये चेक करते हो कि जो आपने 1 लाख रुपए का बजट बनाया था उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड बोल देते हैं। स्टैंडर्ड की जो आपने सेट करा है 1 लाख रुपए, वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड है। आपने 1 लाख रुपए का बजट बना लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब आपने देखा कि एक्चुअल में क्या आपका खर्चा उतना ही हुआ। अगर आपका 1 लाख रुपए खर्चा हुआ तो ठीक है भाई, इक्वल आ गई परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इक्वल है एक्चुअल के। वहीं पे अगर आपका खर्चे की अगर हम बात करें, 1 लाख रुपए आपने सेट करा लेकिन आपका खर्चा इससे थोड़ा सा ऊपर हो गया, मतलब 1,10,000 रुपए हो गया, तो 10,000 रुपए ज्यादा क्यों लगे, इसको आप चेक करोगे कि ज्यादा क्यों लगे हैं। ठीक है, फिर वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम बात करें कि 1 लाख रुपए सेट करे थे लेकिन जो आपका खर्चा है वो क्या हो गया, कम आ गया इससे, तो ये कंडीशन गुड है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी में आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि आपने 100 प्रोडक्ट बनाने हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन आप 1 लाख में आप 110 प्रोडक्ट बना देते हो, तो कंपनी में कंडीशन सही रहेगी, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आपने डिसाइड करा कि 100 प्रोडक्ट है और आप 100 ही बना रहे हो, इक्वली बना रहे हो, इक्वल बिल्कुल, तो इससे क्या होगी, ये वाली सिचुएशन क्या आपकी, ये एक टाइप से मतलब ठीक है, इक्वल है भाई, ठीक है। लेकिन आपने 1 लाख में 100 प्रोडक्ट डिसाइड करे, लेकिन आपके लो प्रोडक्ट बने हैं, मान लो 50 प्रोडक्ट बने हैं, तो वो देखा जाएगा कि वो 50 प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाए, कम क्यों बने, करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। तो ये कंट्रोलिंग होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इज फोकस्ड ऑन एंटीसिपेटिंग वट टू डू, कि क्या करना है, एंड हु विल परफॉर्म इट, और इसको कौन परफॉर्म करेगा। एंड इट इज कंसर्न विद द सर्टेन सेक्शन ऑफ अ फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन टू अटेन द इंटेंडेड गोल। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होता है, सिलेक्ट करना फ्यूचर प्लान को। फिर उसके बाद लेकिन जो फ्यूचर प्लान आप सेलेक्ट कर रहे हो किस बेसिस पे, कि जो भी आपने गोल पहले से डिसाइड करा है उसको क्या करना है, आपने अचीव करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, प्लानिंग क्या करता है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में जो भी गैप है उसको फुल करने, उसे फिल करने का काम करता है। ब्रिज का काम करता है। प्लानिंग क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। जो भी गैप होता है बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में पहुंचने के बीच में, जितना भी गैप है उसको फिल करने का काम कौन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आपकी पॉलिसीज आएंगी, ठीक है, आपका प्रोसीजर आएगा, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अक्षत ऑर्गेनाइजेशन, अक्षत की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है अक्षत की। एंड द गोल इज टू प्रोड्यूस एंड सेल रेफ्रिजरेटर, इसका गोल क्या करना है, सबसे पहले अक्षत की जो कंपनी है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और फिर उसके बाद सेल करेगी रेफ्रिजरेटर को। मतलब पहले रेफ्रिजरेटर को प्रोड्यूस करेगी, फिर उसको सेल करना है। ही मस्ट डिसाइड ऑन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी का डिसाइड करना जरूरी है, उसमें वैरायटी का डिसाइड करना जरूरी है, कलर का डिसाइड करना जरूरी है, और फिर उसके बाद एलोकेट करना रिसोर्सेज का। फॉर परचेजिंग फ्रॉम वेरियस प्रोवाइडर, कि आप परचेज कर सको वेरियस प्रोवाइडर से।
प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट और एलिमिनेट इश्यूज। जो प्लानिंग है वो रोक नहीं सकती और एलिमिनेट नहीं कर सकती इश्यूज को, बट इट मे फोरसी देम, लेकिन हम इसको देख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं इमरजेंसी प्लान्स फॉर व्हेन दे अक्कर, कि जब ये अक्कर होंगे। देखो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको शादी वाला एग्जाम्पल दिया। लेकिन वही फर्म के अंदर आप ये देख सकते हो कि अक्षत की मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, बस इतना याद रख लेना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, रेफ्रिजरेटर बनाने का काम कर रही है। और जो अक्षत की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या डिसाइड करेगी कि आपने कितने रेफ्रिजरेटर बनाने हैं, फिर उसको सेल कर, बस इतना काम आप प्लानिंग में करते हो। उसके बाद आ जाता है, जब आपने प्लानिंग कर ली कि आपने बनाना क्या है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना एक टाइप से। देखो द मैनेजरियल रोल ऑफ गिविंग ड्यूटीज, मैनेजरियल रोल क्या होता है, ड्यूटीज देना, कंबाइनिंग डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस को कंबाइन करना, डिफरेंट ऑपरेशन को एस्टेब्लिश करना, अथॉरिटी को एलोकेट करना रिसोर्सेज को, जिससे कि जो भी गोल है उसको आप क्या कर सको, अचीव कर सको, उसी को क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोल देते हैं। इसके अंदर एक्टिविटीज को आप क्या कर देते हो, ऑर्गेनाइज कर देते हो। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या करा कि अब एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया, कि आपने एक अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक अलग से आपने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, एक अलग से आपने क्या कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, और एक ही अलग से आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, और एक बना दिया जो पैसे को हैंडल करने का काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये एक टाइप से आपने ग्रुपिंग कर ली। ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम क्या होता है, ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज को, कि जो भी आपके अलग एक डिपार्टमेंट था उसको आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे कि वो क्या होगी, ग्रुपिंग होगी एक्टिविटीज की। इसमें क्या कर देंगे आप, ग्रुपिंग कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बस इतना ही कर लेना। जब आपने देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये देख लो, जैसे कि देर आर न्यूमरस टास्क टू बी कंप्लीटेड इन अक्षत रेफ्रिजरेटर बिजनेस, एज अ रिजल्ट ही असाइन रोल्स, उसको रोल असाइन करा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज करा उसने न्यूमरस ग्रुप्स को टू कैरी आउट द स्ट्रेटजी को कैरी आउट किया जा सके। ही डिटरमिन हु विल अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज को कौन अंडरटेक करेगा, सच एज अकाउंट प्रिपरेशन कौन करेगा, सेल कौन करेगा, रिकॉर्ड कौन रखेगा, क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल कौन करेगा। मतलब क्या है कि आपने ये चेक कर लिया एक बार, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन सा पर्सन अकाउंट प्रिपेयर करने का काम करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन रिकॉर्ड को रखने का काम करेगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगा, और कौन इन्वेंट्री कंट्रोल का काम करेगा। ग्रुपिंग करती है आपने एक्टिविटीज की। तीसरा स्टेप आ जाता है स्टाफिंग, कि आपने अब जो डिपार्टमेंट्स की ग्रुपिंग कर लिया, आपने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना लिया, एक आपने सेल्स, एक परचेज, एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना लिया। इसको बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर पर्सन को अपॉइंट करने का काम करोगे, जो इस काम को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। मतलब क्या है कि फुलफिल कर पाएंगे। देखिए, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग, हायर करना और डेवलप करना वर्कर्स को टू फिल वेरियस पोजीशंस के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्स से एसोसिएटेड पार्ट है ये। इसमें आप लोगों की रिक्रूटमेंट करोगे, भर्ती करोगे, सिलेक्शन, उनको सिलेक्ट चयन करने का काम करोगे, प्लेसमेंट करोगे, एलोकेट करोगे, उनको डेवलपमेंट करने का काम करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे टाइम टू टाइम। तो अब इसके अंदर क्या आ जाता है एग्जाम्पल में, जो जब अक्षत क्या करता है, हायर करता है एम्प्लॉय को अपने बिजनेस के लिए, ही विल हायर डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट ड्यूटीज के लिए हायर करेगा। ही हैज टू इंश्योर दैट ही हायर्स द राइट पीपल, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा अक्षत को कि वो राइट लोगों को लगाए विद करेक्ट क्वालिफिकेशन के साथ और फॉर द राइट जॉब के लिए। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, स्टाफिंग करना। अब आ जाता है डायरेक्टिंग। अब आपने क्या करा, लोगों को ड्यूटीज, मतलब एक टाइप से लोगों को हायर तो कर लिया, अब लोगों को डायरेक्शन देनी है कि उन्होंने काम किस ढंग से करना है, पूरा जो भी रेफ्रिजरेटर है वो किस ढंग से बनाने हैं, उनको डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन देने का काम करना है। डायरेक्शन एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मोटिव है, तो डायरेक्शन देने का काम करा जाएगा। देखिए, डायरेक्टिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंश्योर दैट द पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एफिशिएंटली, इफेक्टिवली टू अचीव द इंटेंडेड गोल। इट एंटेल्स मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग, mentoring and inspiring personnel to perform and reach predetermined goals. मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू क्रिटिकल कंपोनेंट है किसके, डायरेक्टिंग के। मतलब मोटिवेशन हो गया, मतलब ये है कि अब आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्कर्स आपने हायर करे हैं, मतलब जिनको काम पे लगाया है, अब आपको उनको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम लीडरशिप प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा काम करने के लिए। यही डायरेक्टिंग के क्या है, दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कि लोगों को क्या करना, सुपरवाइज करना एक टाइप से, कि उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि काम किस ढंग से करना है पूरा। अब जैसे इसके अक्षत की कंपनी का एग्जाम्पल ले लो,
इफ द सुपरवाइजर गाइड्स हिज subordinate and solve their uncertainty when executing a task, मतलब मान लो अगर कोई काम कर रहा है, कोई वर्कर, उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है काम को करने में, लेकिन अगर सुपरवाइजर क्या कर देगा, उन काम उसको गाइड कर देगा अक्षत की कंपनी में वर्कर को कि इस ढंग से काम को करना है, तो काम अच्छे ढंग से पूरा हो जाएगा। जो एम्प्लॉई है वो मोटिवेट हो जाएगा कि मेरा सुपरवाइजर अच्छा है, वो मुझे मोटिवेट करता है, वो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, मैं अच्छे ढंग से काम वो पूरा कर लेगा। लास्ट स्टेप आ जाता है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? व्हेन प्लान आर पुट इनटू एक्शन, जब आपके प्लान्स को एक्शन के अंदर पुट कर दिया जाता है डायरेक्टिंग से, तो इट इज एसेंशियल टू असेस। अब आप क्या करोगे? चेक करोगे कि जो एक्चुअल आउटकम्स है आर कंपेटिबल विद द इंटेंडेड रिजल्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसमें बस आपको ना एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट, इसमें ना आप लिख लेना। कंट्रोलिंग के अंदर बस ये लाइनें लिख के आनी है कि इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी होती है? जो एक्चुअल में आपके रिजल्ट आए हैं, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपने सेट करा कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन आपके आ गए 91%, तो क्या होगा? अच्छा होगा ना ये तो परफॉर्मेंस, ये आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? गुड होगी, ठीक है। तो इसको बोल देंगे इट इज गुड, ऐसे लिखना है आपने। और फिर अगर आपकी क्या जाती है, इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ ये लिख के आना कंट्रोलिंग में, और कुछ मत लिखना चाहिए, आपको नंबर मिलेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस लेस देन है किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। अब देखो आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया, 95% आएंगे, लेकिन आपके नंबर आते हैं 85%, तो क्या होगी? कंडीशन बुरी होएगी ना। तो आपको तो इसको क्या करना पड़ेगा? आप चेक करोगे कि जो आपके 10% नंबर आए हैं वो कम क्यों आए हैं, तो इसमें क्या करेंगे? इट हैज टू बी चेक्ड, बस, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा होता है कंप्लीट। यही लिख रखा है कि मैनेजर क्या करेगा? प्लानिंग एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद क्वालिफाइड पीपल को स्टाफ करना, एक टाइप से स्टाफिंग करना, स्टाफ को हायर करना। डायरेक्टिंग एम्प्लॉई एक्टिविटी टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स टू कीप इट ऑन कोर्स। ये आप डायग्राम एंड में बना सकते हो, इसको याद करके जा सकते हो, एंड में कंक्लूजन में इसे बना सकते हो, तो आपको एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो ये आपने काम करना है। उसके बाद आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो ये वर्ड लिख रखा है ना, डिटो ऐसे ही स्टेटमेंट उठ के क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने का? 3 नंबर का, तो इसको कर लीजिएगा। और मैनेजमेंट के फंक्शन 4 नंबर के लिए थे, 4 मार्क्स के लिए थे। तो आपने 5 एक्सप्लेन करने हैं, ये नहीं कि आप 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर पाओगे। मैनेजमेंट के फंक्शन 5 ही हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन का मतलब देखो, मैं अगर आपको साधारण भाषा में समझाऊं, कोऑर्डिनेशन होता क्या है कि मान लो एक वर्कर 1 है, एक वर्कर 2 है और तीसरा वर्कर है, ठीक है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं? एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब इन तीनों का क्या होना चाहिए? आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अब इनके मैनेजर्स अगर सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे फोकस करें, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात ही ना करें, तो तब भी आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो इसका भी मेन मोटिव क्या होता है कि आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन बना करके चलना है। तो देखिए क्या लिख रखा है, द मैनेजर मस्ट परफॉर्म 5 इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, और ऑल ऑफ दीज फंक्शन आर इनसेपरेबल हैं, इनको सेपरेट नहीं आप कर सकते सारे के सारे फंक्शंस को, और सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस में ही आप इनको फॉलो करोगे। कोऑर्डिनेशन अक्कर व्हेन अ मैनेजर कनेक्ट ऑल ऑफ दीज फंक्शंस से कनेक्ट हो जाता है जब मैनेजर, तब वहां पे कोऑर्डिनेशन अक्कर होता है। कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड that runs through all activities to ensure the organization's operations run smoothly। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कॉमन थ्रेड है that runs through all activities to ensure, मतलब जिसके थ्रू आप सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनको स्मूथली क्या कर सकें, आप परफॉर्म कर सकें। It is implicit and inherent in all organizational functions. Every manager makes a constant effort to coordinate। हर एक मैनेजर को कॉन्स्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करने के लिए। टू प्रोड्यूस फाइन म्यूजिक द मैनेजर मस्ट वर्क लाइक अ म्यूजिशियन इन एन ऑर्केस्ट्रा
डायरेक्टिंग द एक्शंस ऑफ हिज बैंड ग्रुप, मतलब क्या है कि अगर आपको एक फाइन म्यूजिक है, यार छोड़ दो म्यूजिक को छोड़ दो, अगर आपने मान लो टीचर्स जा रहा है, अगर बच्चे क्या करते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं कि मैं अपने घर से क्या लेके आऊंगा, वूफर लेके आता हूँ, एक बच्चा कह रहा है मैं केक का अरेंजमेंट कर दूंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं डेकोरेशन का सामान ले आऊंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं गिफ्ट ले आऊंगा टीचर के लिए। तो इससे क्या होता है कि अगर हम बात करें तो अगर सभी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, कोऑर्डिनेशन सब में बना रहेगा, तो जो भी उनका टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे वर्कर्स हैं और वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, काम का बंटवारा कर लेते हैं और एक दूसरे के की हेल्प करते हैं काम को लेकर के, तो उनके बीच में क्या बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और वो अच्छे ढंग से काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखो, कोऑर्डिनेशन इज द बैलेंसिंग and keeping together the team by ensuring the suitable allocation of task to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony मतलब टीम के साथ among the member themselves। देखो कोऑर्डिनेशन क्या है, बैलेंस करना, साथ में आना, एक टीम में काम करना, जिससे कि जो सूटेबल एलोकेशन हो सके टास्क का, मतलब जो टास्क है, जो काम है, उसको क्या कर सको आप और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सको, ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स में। और जब एक मेंबर एक टास्क को कंप्लीट करेगा तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो देखो, कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ connecting and integrating the various organizational goals and activities. It is not distinct function नहीं है, but rather the essence of management for the following reasons से जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आ जाता है coordination is needed to perform all the functions of management। coordination के लिए जरूरत है आपको सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना। coordination is required in planning, प्लानिंग में भी जरूरत होती है between the company's overall plan and the plans of the various department के जो प्लान होंगे। और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कोऑर्डिनेट करना चाहिए मेन गोल और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके बीच में। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मतलब जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कर रहे हो उस टाइम पे आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर एक पर्सन की, उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन आप अचीव कर सकते हो स्टाफिंग करके, असाइन करके, राइट जॉब किसको, राइट पर्सन को, ठीक है, राइट जॉब राइट पर्सन को बेस्ड ऑन देयर स्किल्स और एबिलिटी के बेस पे। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन डायरेक्टिंग में भी इसकी जरूरत होती है बिटवीन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन के टाइम पे, एज वेल एज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन की देखो आपको हर जगह जरूरत है, प्लानिंग के टाइम पे भी जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे भी जरूरत है, जब आप लोगों को हायर कर रहे हो उस टाइम पे भी जरूरत है, फिर डायरेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे भी जरूरत है, कंट्रोलिंग के टाइम पे भी जरूरत है, आपको कोऑर्डिनेशन की हर जगह जरूरत है। इसी वजह से बोला जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पक्का आता है ये क्वेश्चन, पक्का 101%, 101% ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा, आपकी बात देख लेना। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। देखो कोऑर्डिनेशन की जरूरत आपको सब लेवल्स पे होगी, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, चाहे ही वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज टू इंश्योर दैट एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। मतलब इसके अंदर ये चेक करना कि हर एक पर्सन सेम गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल स्ट्रेटजी। कोऑर्डिनेशन की जरूरत टॉप लेवल पे क्यों होती है, ये चेक कर सके, स्ट्रेटजी को चेक कर सके, गोल्स को चेक कर सके और ये चेक कर सके कि इफेक्टिवली जो भी स्ट्रेटजी हैं, जो भी गोल हैं, क्या वो कम्युनिकेट हो रही है सारे डिपार्टमेंट में और जितने भी इंडिविजुअल वहाँ काम कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन की जरूरत मिडिल लेवल पे क्यों होती है, ये चेक करना कि जो भी प्लान और स्ट्रेटजीज हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं, क्या उनको इफेक्टिवली ढंग से कैरी आउट किया गया है या नहीं किया गया है। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायर्ड क्यों होती है, डे टू डे जो भी ऑपरेशंस हैं उनको चेक करने के लिए कि जो डे टू डे ऑपरेशंस है क्या वो एफिशिएंट वे में कंप्लीट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो आप ये डायग्राम पेपर के अंदर बना सकते हो कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर एक फंक्शन पे पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आप टॉप लेवल वाला भी बना सकते हो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे भी किसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि कोऑर्डिनेशन की वजह से ही आप सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें
कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाएंगे, वहीं पे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करा जाएगा। कोऑर्डिनेशन इंश्योर एक्शन यूनिटी को इंश्योर करता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिटी में रह करके ही आपको काम करना है और आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके आपने काम करना है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि आज आपने डिसिप्लिन दिखा दिया, कोऑर्डिनेशन दिखा दिया, कल आपने लड़ाइयाँ कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज नेवर अचीव्ड बाय एक्सीडेंट से, मतलब ऐसे ही नहीं कि अपने आप ही अचीव कर लोगे, आपको उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, के लिए सभी के सभी जो मैनेजर्स है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, आपने देख ही लिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सब पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल हम क्या करेंगे, एक 5 मिनट से 10 मिनट में, 10 मिनट में सारा ओवरव्यू कर लेंगे हम, पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर रिव्यू, मतलब फुल चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, कल स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, अब आपका काम क्या है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को जरूर से करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई ना रुके। जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।